हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो ये लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया हुआ था। उसमें देखे थे कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और उनके बीच में फार्मूलाज क्या होती हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होती है, ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में देखो ये हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो मैटर पार्टिकल होते हैं वो वेव की तरह कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ उसमें उसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे, जैसे कि डेविसन एंड जर्मर का प्रयोग है वो हो गया। उसके बाद जो जेपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए जो प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, वो प्रयोग किया था, वो उसको देखेंगे। उसके बाद 2-3 प्रैक्टिकल और है, बट वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो हम लोग मेनली 2 टाइप्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग क्या हो जाएगा, कणों के विवर्तन एवं व्यतिकरण प्रयोग। ठीक है, जिसमें द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन होगा। एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मैटर वेव्स। क्या होता है ये सब टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझो। ये क्या है कि स्टोरी बेस्ड ऐसा समझो, जितना भी क्वांटम मैकेनिक्स में है ना वैसे भी एक स्टोरी बेस पे चल रहा है। तो देखो लास्ट में क्या हुआ था कि जो डी ब्रॉगली ने ये बोल दिया था कि जो मैटर होती है वो डुअल नेचर रखती है, मतलब कई बार पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, कई बार वेव की तरह बिहेव करेगी। बट इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो जो मैटर होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे घटना हो चुकी थी। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ये सब तो समझ में आ गया था। बट जो मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है, इसको प्रूव करने के लिए भी तो कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ठीक है, या कुछ ऐसा एविडेंस मिलना चाहिए कि हम लोग इसको मान सके कि हाँ जो मैटर होती है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी साइंटिस्टों को कि जो वेव नेचर है, कोई भी जो मैटर है वो वेव नेचर रख रही है, तो वो जो है उसका जो वेव लेंथ है, मैटर के साथ जो वेव संबंधित है उसका हम लोग वेव लेंथ निकालें तो वो बहुत ही छोटी आ रही थी, बहुत ही कम वेव लेंथ की आ रही थी, या बोल सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी की आ रही थी। अब इतनी छोटी वेव लेंथ है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हमको नॉर्मल हमारी जो नेकेड आई है उससे दिखाई नहीं देता है, या दिखाई नहीं भी दे रहा है तो भी एक रेंज में आता, जैसे एक्सरे रेंज में आ गया या जो माइक्रोवेव रीजन में आ गया, इस रीजन में आता ना, तो भी हम लोग एक आइडिया लगा सकते थे कि हाँ ये वेव की तरह बिहेव कर रही है। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, तो तुम लोग इसको एग्जांपल से समझो। जैसे मान लेते हैं कोई एक बंदूक है, उससे एक गोली निकल रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकेंड है, और इसका द्रव्यमान भी लिख लो, मास भी लिख लो। तो मैं मान लेता हूँ मास कितना है उसका, 10 ग्राम है। तो इससे संबंधित मैं एक वेव ले लेता हूँ। ठीक है, उस पार्टिकल से संबंधित क्या होंगे, कोई एक वेव होंगे। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग की जो मैटर है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कण के और वेव की तरफ बिहेव करती है। ठीक है, तो जो बंदूक है उससे गोली निकल रही है, उसको मैं मान लिया कि उससे संबंधित एक वेव निकल रही है। अब उस वेव का मैं तरंग दैर्ध्य निकालना चाहूँ, तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p। इसी से मैं क्या कर सकता हूँ, तरंग दैर्ध्य का मान निकाल सकता हूँ। चूँकि p को मैं क्या लिख सकता हूँ, m/v लिख सकता हूँ। यहाँ पर h का वैल्यू क्या होता है हमको पता है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड ये होता है। बस वैल्यू पुट करो, फिर हम लोग वेव लेंथ का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, एम था, एम क्या है 10 ग्राम। अब जो कि ये 10 ग्राम एसआई में नहीं है तो इसको एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg। ठीक है, एसआई में लिख रहे हो तो एसआई में ही लिखना पड़ेगा। ये हो गया। वी का भी हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, क्या है 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो इसको, तो इसका जो वैल्यू आता है 6.6 × 10⁻34 मीटर। अब देखो तुम ही लोग सोचो, -34 के ऑर्डर में आ रहा है, -34 मीटर। यदि इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻³ होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻24 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब इतना कम इसका वेव लेंथ आ रहा है। किसका, जो गोली निकल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई बंदूक से जो गोली निकल रही है उससे संबंधित जो तरंग है उसका हम लोग वेव लेंथ निकालना चाहें, उससे तरंग दैर्ध्य निकालना चाहें तो कितना आ रहा है, 6.6 × 10⁻34 एंगस्ट्रॉम। इतना छोटा वेव लेंथ आ रहा है जो कि हमको सिंपल नेकेड आई से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। नेकेड आई छोड़ो, जो
जो गामा रेज होती है, जो एक्सरे होती है, उसको मेज़र करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है उसमें भी ये वेवलेंथ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 10⁻24 एंगस्ट्रॉम मतलब बहुत ही छोटी वेवलेंथ है ये, ठीक है, या हाई फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए जो गोली है इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, एक पार्टिकल की तरह मान सकते हैं, न कि एक वेव की तरह। उससे हम लोग संबंधित उसमें वेव का जो तरंग दैर्ध्य है वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जो बंदूक से जो गोली निकल रही है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक कण की भांति मतलब कण की भांति व्यवहार कर रहा है, ऐसा समझते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, देखते हैं, उसमें जो हम लोग बॉल फेंकते हैं, जो बॉलर लोग बॉल फेंकते हैं, उसको देखो स्क्रीन में तुरंत वहाँ पे उसका वेग आ जाता है ना कि हाँ इतना स्पीड से ये अभी मूव किया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, अब उससे भी संबंधित एक वेव की जब हम लोग गणना करेंगे तो उसका भी जो वेव लेंथ आएगा बहुत ही छोटा आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, उसको हम लोग ये नहीं मान सकते कि उसका वो वेव की तरह बिहेव कर रही है। उसको हम लोग कैसे मानेंगे कि वो जो बॉल है, वो जो गेंद है, वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि जो मैटर है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन ये कैसे प्रूव करें कि मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है, ठीक है। तो इसको साइंटिस्टों ने ये दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे मैटर ले रहे हैं उसका वैल्यू हम काफ़ी कम करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल ही है, कण ही है, ठीक है। अब उससे संबंधित जो वेव है उसका हम लोग तरंग दैर्ध्य निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। यदि वो हमारे रेंज में आ गया तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि कण नेचर भी रखती है, वेव नेचर भी रखती है कण, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम लोग वेवलेंथ निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हो, h/p, या बोल सकते हो h/mv। बस वैल्यू पुट कर दो 6.63 × 10⁻34, ठीक है। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट सेम रहेगा। अब देखो एम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये और नहीं याद रखोगे तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। 9.1 × 10⁻31। और उसके बाद जो इसका वेलोसिटी है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एटम के आसपास में, जो एटम जो ऑर्बिटल होती है उसमें कितनी स्पीड से मूव करती है, तो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करती है, और रोटेट करती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यदि हम लोग वेवलेंथ का वैल्यू निकालना चाहें तो इसका जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है ना 7.2 × 10⁻10 मीटर इतना आता है। तो ये जो वैल्यू आया, जब हम लोग पार्टिकल को बहुत ही छोटा ले लिए, इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर का ले लिए, इलेक्ट्रॉन ही ले लिए, तो उसके लिए उससे संबंधित हम लोग वेवलेंथ का कैलकुलेशन किए तो इतना आया। अब ये कितना है, 7.2, ये 10⁻10 क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब 7.2 एंगस्ट्रॉम आया। तो ये किस रीजन में आ रहा है, ये एक्सरे रीजन में आ रहा है, ठीक है। ये हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल आंख होता है वो विजिबल रेंज को ही देख सकता है, विजिबल रेंज, ठीक है। विजिबल रेंज जो होता है इसका वेवलेंथ कितना होता है, जो विबग्योर लाइट होता है उसका, तो वो 3000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ठीक है। तो ये हमको नॉर्मल आंख से तो नहीं दिखाई देगा, बट जो एक्सरे वाला जो रीजन होता है उस रेंज में आ रहा है। तो एक्सरे रीजन में आ रहा है मतलब इतना तो है कि हाँ कुछ ये हमारे रीजन में आ रहा है। अब एक्सरे के लिए हम लोग स्टडी कर सकते हैं, गामा रे से उसके लिए हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज आ रहा है ये एक्सरे रीजन में आ रहा है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो तरंग है उसका हम लोग आभास कर सकते हैं, उसको हम लोग एक मतलब अनुमानित लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो मैटर है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि गतिमान जो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार तरंग की भांति है, ठीक है। और जब ये तरंग की भांति व्यवहार कर रही है इलेक्ट्रॉन जो है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यतिकरण और विवर्तन आदि प्रभाव भी दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे गोली, ये क्या हो, इसका वेवलेंथ बहुत ही छोटी आ रही थी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसमें हम लोग तरंग को हम लोग आभास ही नहीं कर सकते, उसको महसूस ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो बहुत ही छोटा आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो पार्टिकल है इसके लिए हम लोग विवर्तन एवं जो व्यतिकरण की घटना है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यतिकरण और जो विवर्तन की घटना है वो देख सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मतलब यहाँ तक ये समझ में आ गया है कि जो पार्टिकल होता है, मैटर होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जब वो कण की तरह बिहेव करेगी तो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी, और जब वेव की तरह बिहेव कर रही है तो कण की तरह बिहेव नहीं करेगी, ठीक है।
तो ये बात मैं तुमको वो वाला लेक्चर में भी बताया था जिसमें डी ब्रॉगली का जो डुअल नेचर वाला पढ़े थे, बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल करके, ठीक है। उसने बोर ने बताया था ना कि दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी तो कभी वेव की तरह बिहेव करेगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। अब इसी को प्रूफ करने के लिए 3-4 एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज निकल रही है वो व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो है डेविसन एवं तथा लिख सकते हो गर्मर का प्रयोग, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डेविसन एंड, देखो प्रोनाउंस जैसा भी करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन तुमको एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। गर्मर बोलो चाहे जर्मर बोलो, चाहे इंग्लिश में और कुछ बोलते होंगे तो देख लो भाई, हम लोग तो गर्मर ही पढ़े थे अपने टाइम में, ठीक है। तो ये डेविसन एंड गर्मर का प्रयोग, ये क्या होता है, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो, ये इलेक्ट्रॉन से ये पता चला क्योंकि उसकी जो मास है और वेलोसिटी काफ़ी कम होती है, तो उससे हम लोग वेवलेंथ, उससे संबंधित जो वेव है उसका वेवलेंथ निकाल के देखें तो वो एक्सरे रीजन के आसपास आ रही है, ठीक है। मतलब ये समझ सकते हैं कि उससे व्यतिकरण और विवर्तन की घटना हो रही है। उसी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने एक प्रयोग किया था जिसको डेविसन एंड गर्मर का प्रयोग बोलते हैं, ठीक है। अब इस जो प्रयोग है ना, इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये तुम्हारे मेन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। अभी तक जो बताया उसको तुम लोग माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा 4 लाइन लिख सकते हो एग्जाम में कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसका मकसद क्या है इस प्रयोग को करने का। यहाँ तक तुम लोग इसको लिख लेना 2-3 लाइन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इसको हेडिंग लिखना, फिर इसमें क्या क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे मुझे जो बताया, उसके बाद इसका डायग्राम बनाओगे, ठीक है। अब डायग्राम बनाने के बाद अच्छे से साफ सुथरा से एकदम डायग्राम बना देना। उसके बाद डायग्राम में कौन कौन से ऑपरेटर्स है उसको लिखोगे। उसके बाद इसका कार्यविधि लिखोगे, कार्यविधि में कैसे कैसे वर्क करता है ऑपरेटर्स, पूरा वो चीज़ लिखोगे, प्रोसेस क्या है वो लिखोगे। उसके बाद जो उस प्रोसेस से जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट में क्या ग्राफ बनता है, क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होगी वो सब लिखोगे, ठीक है। उसके बाद उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं, ठीक है। जो डेविसन एंड जर्मर थे उन्होंने क्या किया, उसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया। उसके लिए क्या करते हैं उन लोग, देखो ये जो घटना जो हो रही है ना, ये किसके बेस पे हुआ था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो हम लोग क्रिस्टल पढ़ते हैं उसके बेस पे हुआ था, ठीक है। तो उसमें एक फार्मूला आता है ब्रैग्स लॉ, ठीक है, ब्रैग का समीकरण। तो वो जो समीकरण होता है लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल के लिए वेवलेंथ निकालते हैं जिसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो इस एक्सपेरिमेंट में थीटा का वैल्यू निकालेंगे, 2d का वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्रिस्टल के लिए निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे ये वाला फार्मूला से, ठीक है। ये किसके लिए निकाले थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन के लिए। जो डी ब्रॉगली वाला जो फार्मूला मैं बताया था उसमें ये वाला फार्मूला आया था, तो इससे भी हम लोग वेवलेंथ का फार्मूला निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि जब हम लोग क्रिस्टल मान के चल रहे हैं, तो क्रिस्टल क्या है, एक पार्टिकल ही है, तो पार्टिकल मान के चल रहे हैं तो वेवलेंथ कितना आ रहा है, और जब वेव मान के चल रहे हैं तो कितना आ रहा है। इन दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो मैटर पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोसेस रहेगा। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके ऑपरेटर्स के बारे में, कौन कौन से, इसका या फिर बोल सकते हो डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम में क्या होगा, मैं नॉर्मल इसको क्या करता हूँ, एक ऐसे मतलब बोलते भी जाता हूँ और साथ में डायग्राम को बनाते भी जाता हूँ, ठीक है। और उसी से डायग्राम को देखते देखते तुम लोग इसको थ्योरी बना सकते हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, देखो तो जो डेविसन एंड जर्मर थे 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने 1925 में क्या किया था, निकिल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन का प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली संबंध की सत्यता स्थापित की थी। क्या कि उन्होंने निकिल क्रिस्टल लिया था और उस पर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पुंज की बौछार कराया या इलेक्ट्रॉन पुंज का उसमें क्या किया, आगमन करवाया, ठीक है। उससे संबंधित वो विवर्तन का प्रयोग हो रहा है, विवर्तन का जो प्रयोग है उसकी पुष्टि की और उससे संबंधित जो डी ब्रॉगली जो संबंध है लैम्डा इक्वल टू h/p उसकी सत्यता स्थापित की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 2 लाइन इसकी थ्योरी लिख लेना, ठीक है। अब इसको मेन बात करते हैं हम इसके डायग्राम के। तो देखो डायग्राम एकदम ईजी सा है, कुछ नहीं है। मेन प्रयोग में क्या करना है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, किसी क्रिस्टल पर आपतित कराएंगे, उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फिलामेंट ले लेते हैं F, ठीक है। F क्या हो गया, एक फिलामेंट हो गया, फिलामेंट बोल सकते हो या हिंदी में तंतु बोल सकते हो। इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देते हैं।
बैटरी से जोड़ने का फ़ायदा क्या होता है, इसको ये एक्साइट करेगा फिलामेंट को, फिलामेंट से फिर क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बस सीधा एक ही रास्ते में निकलेगा, वो पूरा क्या होने लगेगा, बिखराव होने लगेगा। लेकिन अपने को चाहिए क्या, एक क्रिस्टल यहाँ पे लगाए रहेंगे, उस क्रिस्टल में आपतित होनी चाहिए, तो उसको सीधा सीधा उसी पे आपतित हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 समांतरकारी छिद्र लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से क्या कर देंगे इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसको ये समांतरित कर देंगे, मतलब सीधा सीधा आगे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे समांतरित करने के लिए इसको G और G डैश 2 क्या कर दिया, कोलिमेटिंग अपर्चर लगा दिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोलिमेटिंग अपर्चर बोलते हैं या फिर समांतरकारी छिद्र बोलेंगे। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये सीधा सीधा आगे बढ़ पाए, इसके लिए इसको लगाते हैं। ध्यान ये देना है कि ये जो समांतरकारी छिद्र है इसको क्या करेंगे, एक अलग से विभवांतर प्रोवाइड कराने के लिए एक और बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसमें जो इसको ध्यान ये रखना है कि कोई एक से जोड़ेंगे ना, मान लो हम लोग G के बाद या G डैश को ही ले लो। ठीक है, तो ये G डैश है, वो वाला एक सिरा हो गया, और ये जो फिलामेंट है इसका एक सिरा को, इन दोनों को क्या कर देंगे, एक बैटरी या एक विभवांतर प्रोवाइड कराने के लिए बैटरी से जोड़ देंगे। ये अब इसमें बैटरी में ध्यान देने बात ये रहती है कि जो बैटरी का धन सिरा है इसको हम लोग ये जो G डैश है या फिर G है समांतरकारी छिद्र है उससे जोड़ेंगे, और जो ऋण सिरा है उसको ये फिलामेंट से जोड़ देंगे। कारण क्यों, तो देखो कारण ये है कि जैसे यहाँ पर से F से ये एक्साइट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, इस समांतरकारी छिद्र से गुजरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे धन सिरा लगा देंगे तो ये धन सिरा हो जाएगा, जो समांतरकारी छिद्र है तो धन की ओर ये आकर्षित होगा ना, तो इधर इसीलिए गमन कर पाएगा। अगर मान लो मैं इधर इसको धन कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ, तो ये जो समांतरकारी छिद्र है माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो कि बाहर निकल रही इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करने लगेंगे, उसको दूर फेंकने लगेगा, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इधर ही रुक जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो जा रहेगा तो यहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या करते हैं, जो G डैश है या फिर जो समांतरकारी छिद्र है उसको क्या करते हैं, प्लस सिरा से जोड़ देते हैं, ताकि ये पॉजिटिव बन जाए या एनोड बन जाए समझ लो। और चूँकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो वो नेगेटिव होता है, तो वो एनोड की ओर आकर्षित होकर ये आगे बढ़ पाए। समझ में आया प्लस और माइनस का खेल, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो कुछ नहीं, आगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकल रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकला। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गमन करेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लगा देते हैं। ये जो क्रिस्टल है ये, इसका कुछ खास बात ये रहती है कि ये क्या है, निकिल की क्रिस्टल होती है। ठीक है, निकिल क्रिस्टल होती है। अब ये निकिल क्रिस्टल है ना, ये भी देखो क्रिस्टल क्या होता है, ये तुम सॉलिड स्टेट में फिजिक्स में पढ़ोगे, एक क्यूबिक संरचना होती है समझ लो। ठीक है, ये जो क्यूबिक संरचना है तो इसमें बहुत सारे फलक होते हैं। देखो ये क्यूब बार है तो क्यूब में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, फेस होते हैं। ठीक है, सब फेस का अलग अलग पॉइंट होता है, जैसे ये वाला फेस का अलग नाम होता है 111 या 121, इस टाइप से 101, इस टाइप से अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो ये जो निकिल क्रिस्टल यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे हैं, ये इसका एक ऐसा फेज रहता है 111, उस पर आपतित कराएंगे। ठीक है, 111, एक्स एक्सिस 1 है, वाई एक्सिस 1 है, जेड एक्सिस भी 1 है। ये क्या होता है तुम लोग उसमें पढ़ोगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, अभी ज़्यादा ये समझ में नहीं आएगा, तो बस क्या लिख देना, एक निकिल क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। ये निकिल क्रिस्टल के एक फलक पर आपतित कराते हैं। ठीक है, वो भी कैसे आपतित कराएंगे, तो अभी लंबवत ना, ये परपेंडिकुलर, जैसे ये अपना क्रिस्टल है तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के यहाँ पे क्या होगा, एंगल में आपतित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का जो पुंज है इस क्रिस्टल से टकराया, इसको मैं नाम C दे देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा, विवर्तित हो जाएगा। विवर्तित जैसे उसे टकराएगा विवर्तित होने लगेगा, विवर्तित होने लगेगा मतलब वो फैलने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुंज इधर 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 पूरा गमन करने लगेगा चारों साइड। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कैप्चर करने के लिए यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, मैं एक डिटेक्टर लगा दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी डिटेक्टर एक यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअली में एक धारामापी से जुड़ा फैराडे का सिलेंडर होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी वहाँ पे पुंज प्राप्त हो रही है उसको काउंट करता है, डिटेक्ट करता है, और उसकी तीव्रता की गणना करता है कि कितना तीव्रता से वो जो इलेक्ट्रॉन पुंज आ रही है वो हमको मिल रही है। ठीक है, अभी ये जो डिटेक्टर लगाए हैं, ये इसका खास बात क्या रहता है कि ये आगे पीछे मूव हो सकता है। ठीक है, इसके स्केल बने रहते हैं, स्केल में ये पता चल जाता है कि कितना दूरी से कितना ट्रैवलिंग किया है, सब पूरा यहाँ पर से मेजर हो जाता है। ठीक है, इसको मैं S नाम दे देता हूँ। समझ में आया क्या, एक वृत्तीय पैमाना होता है जिस पर डिटेक्टर क्या हो सकता है, घूम सकता है। तो ये पूरा इसका क्या होता है, उपकरण का एक डायग्राम होता है। समझ में आया,
कुछ नहीं है, बस एक बैटरी यूज़ कर रहे हैं एक फिलामेंट ऐप में, जिसको ये गर्म करके एक्साइट कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसको समांतरित करने के लिए 2 समांतरकारी छिद्र लगा देते हैं, कोलिमेटिंग ऑपरेचर लगा देते हैं जी और जी डैश। अब ध्यान रखना ये पड़ता है कि जो जी डैश है या जी है, दोनों में से कोई से भी, इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको एक बैटरी बी से जोड़ देते हैं। अब इन दोनों बैटरी जो रहता है ना, इसका जो धन सिरा है उसको समांतरकारी छिद्र से जोड़ते हैं, और जो फिलामेंट रहता है एफ तंतु रहता है उसको हम लोग ऋण सिरा से जोड़ देते हैं। ठीक है, कारण मैं बता चुका हूँ, उसको लिख सकते हो चाहो तो। अब देखो यहाँ पे ना जो हम लोग विभवांतर प्रोवाइड कराते हैं वो लगभग 50 वोल्ट के आसपास का हम लोग यहाँ पे विभवांतर प्रोवाइड कराते हैं। इसको हम लोग अलग अलग और करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी समझ लो 50 वोल्ट के यहाँ पे विभवांतर प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसको एक निकिल क्रिस्टल के फलक A11 से क्या करते हैं, अभिलंबवत आपतित कराते हैं। अब उससे जैसे ही आपतित होगा जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो विवर्तित हो जाएंगे। विवर्तित होने के बाद क्या होता है, पूरे चारों साइड फैलने लगते हैं, जिसको कैप्चर करने के लिए एक वृत्तीय पैमाने पर स्थित एक डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है, जो कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उसको क्या करता है, वो कैप्चर कर लेता है। समझ में आया? इतना आप थ्योरी में लिख सकते हो, इतना भी लिखोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये देखते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्चुअली में क्या रिजल्ट आया। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट भी ऐसे इस टाइप से हुआ कि क्या किया एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पुंज निकल रही है विवर्तित हो रहा है, उसको हम लोग कैप्चर करने के लिए ये जो डिटेक्टर लगाए हैं, इसको अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन मतलब मान लो यहाँ इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन पुंज आ रही है और ये जो ट्रैवलिंग जो मतलब रिफ्लेक्ट होकर विवर्तित होकर यहाँ पे जो कोण बना रही है, इसको मैं नाम देता हूँ फाई। ठीक है, तो फाई कोण का मान को अलग अलग रखकर ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज की जो तीव्रता है उसको मेज़र किया गया। मान लो इस एंगल पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पुंज जो प्राप्त हो रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन क्या है, पुंज, ये जो प्राप्त हो रही है डिटेक्टर कैप्चर कर लेगा उसको। डिटेक्टर क्या करता है, उसकी तीव्रता को मेज़र करता है। ठीक है, कितना तीव्र वो जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो आ रही है। तो इस एंगल पर पहले करके हम लोग तीव्रता निकाल लिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ा के इस एंगल पर कर लेंगे। ठीक है, डिटेक्टर को इधर, चूंकि वृत्तीय स्केल है इसको इधर खिसका लेंगे भाई, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, फाई का मान कम हो जाएगा। इस एंगल पर जो तीव्रता जो प्राप्त होगी उसको मेज़र कर लेंगे। उसी प्रकार इधर भी कर लेंगे, यहाँ पे भी डिटेक्टर को आगे खिसका लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग, अब ये क्या हो जाएगा, फाई का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल पर, डिफरेंट कोण पर जो आई का जो मान है उसको मेज़र करते हैं। तो ग्राफ किससे किसके बीच में बनेगा, फाई और आई के बीच में। आई क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पुंज जो आ रही है उसकी तीव्रता है, और फाई क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन पुंज जो निकिल क्रिस्टल पर आपतित हो रही है और इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होने के बाद जो डिटेक्टर के पास जा रही है, उन दोनों के बीच का क्या है, वो कोण है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, और वो भी अलग अलग विभवांतर में। सबसे पहले 50 वोल्ट के लिए हम लोग ये सब पूरा घटना देख लेंगे, उसके बाद इसको बढ़ा के क्या कर देंगे, तो सबसे पहले कम 40 वोल्ट में कर लेंगे। ठीक है, 40 वोल्ट के बाद क्या करेंगे, 44 वोल्ट पर किया गया, उसके बाद 48 वोल्ट पर, फिर 54 वोल्ट पर, उसके बाद 60 वोल्ट पर। अलग अलग विभवांतर पर ये पूरा घटना जो है इसको स्टडी किया गया और उसका फिर क्या किया गया, ग्राफ निकाला गया। अब ग्राफ कैसे आता है उसका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो अब जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 40 वोल्ट के विभवांतर प्रोवाइड कराएंगे और फाई और आई में ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ जो बनाता हूँ कुछ इस टिप से बनेगा। इधर मैं ले लेता हूँ फाई को, ठीक है, और इधर मैं क्या करता हूँ, आई ले लेता हूँ। ये आई जो है तीव्रता है, करंट नहीं है ना। ठीक है, ये क्या करेंगे, 40 वोल्ट की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे हम लोग विभवांतर प्रोवाइड कराए थे ना, समांतरकारी छिद्र और जो फिलामेंट है उसके बीच में, उस वाले वोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो जो ग्राफ प्राप्त होता है कुछ इस टिप से प्राप्त होता है, चिकना ग्राफ प्राप्त होता है। मतलब जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाएंगे फाई का भी मान बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं, हम लोग इसको वोल्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 44 वोल्ट तक करके देखते हैं। 44 वोल्ट जब हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग नहीं करते हैं, जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने किया था। ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्राप्त हुआ था, आई और फाई के बीच में एक उभार दिखाई दिया था, एक कर्व दिखाई दिया था कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टिप से क्या हुआ, एक उभार दिखाई दिया। इसमें क्या हो रहा था, एक चिकना वक्र प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक उभार दिखाई दिया। ये क्या है, एक फाई एंगल, जो हम लोग फाई जो थीटा वहाँ पे फाई जो हम लोग ले रहे थे ना। ठीक है, लास्ट वाला जो इसमें बताया ना, ये जो फाई है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टिप से ग्राफ प्राप्त हुआ। उसके बाद इसको हम लोग और बढ़ाए, 48 वोल्ट में किए। तो जब 48 वोल्ट में किए तो ग्राफ कैसे प्राप्त हुआ, इधर आई था, इधर फाई, उसमें ग्राफ कुछ इस टिप से प्राप्त हुआ।
ठीक है, मतलब अब क्या हुआ, उभार थोड़ा सा कम हो गया पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बात करें और वोल्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे, नहीं मतलब इसमें ऐसा समझ लो कि यहाँ पे उभार थोड़ा दिखाई दिया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उभार दिखाई दिया। ठीक, कम नहीं हुआ, बढ़ गया उभार। जैसे जैसे वोल्ट का मान हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, विभवांतर का मान बढ़ाते जा रहे हैं, उभार थोड़ा सा बढ़ते गया। 54 वोल्ट में क्या हुआ, 54 वोल्ट में ये हुआ कि जो उभार है वो मैक्सिमम दिखाई देने लग गया, मतलब कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दिया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे गया, मतलब यहीं पे मैक्सिमम उभार दिखाई दिया। और यहाँ पे जो एंगल था वो कितना एंगल में था, 50 डिग्री में था। जो फाई था वो कितना डिग्री में हुआ, यहीं पे मैक्सिमम दिख रहा है ना, इसी एंगल पे ही क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। इस एंगल पे मैं लूँगा तो यहाँ पे एंगल का मान ज़्यादा हो जाएगा, बट उभार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहीं पे मैक्सिमम उभार दिखाई दे रहा है, कितने एंगल पर, 50 डिग्री एंगल पर। समझ में आया, तो यहाँ पे फाई का मान कितना है, 50 डिग्री। ये हो गया। उसके बाद इससे और हम लोग बढ़ाते हैं, मान लो मैं उसको बढ़ा के 58 डिग्री 60 वोल्ट तक करता हूँ। 60 वोल्ट किया, उसके बाद आई और फाई में ग्राफ खींचा, तो उसमें क्या हो रहा था, जो ग्राफ है वो कुछ इस टिप से प्राप्त हो रहा था, मतलब कम हो गया। उभार जो था ना मैक्सिमम इसमें हो रहा था, यहाँ पे उभार क्या होने लग गया, फिर से कम होने लग गया। तो कुछ ग्राफ जो है ना इसी टाइप से प्राप्त हुआ। एक बार मैं पढ़ कर बता देता हूँ ग्राफ की क्या क्या लिखा है इसमें। देखो, जब हम लोग 40 वोल्ट विभव पर एक चिकना वक्र प्राप्त कर लिए, उसके बाद विभव को बढ़ाए 44 वोल्ट किए, तो एक उभार दिखाई दिया। ठीक है, जो कि त्वरक विभव के बढ़ने पर बढ़ता जाता है। जैसे 44 के बाद 48 किए, 48 के बाद 54 किए, तो जो उभार है क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जब हम लोग इसको 54 वोल्ट किए तो 50 डिग्री कोण पर ये जो उभार है ये मैक्सिमम हो गया, वहीं पे सर्वाधिक दिखाई दिया। ठीक है, इसके उपरांत हम लोग और वोल्ट को बढ़ाते गए तो क्या हुआ, वो जो उभार था वो अगेन कम होने लग गया। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज का 50 डिग्री कोण पर तीव्र विवर्तन होता है। मतलब जैसे हम 54 डिग्री वोल्ट रख रहे हैं तो जो उभार प्राप्त हो रहा है वो 50 डिग्री कोण पर हमको सर्वाधिक विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये वाले जो डायग्राम था आई थिंक दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है अब, हाँ। तो यहाँ पे जैसे ये 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये 50 डिग्री हो गया। जब ये 50 डिग्री के कोण पर जब आया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो रही है इसकी तीव्रता क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। ये ग्राफ में प्राप्त चला, जब 50 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे, तब जो इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो रही है उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। मतलब यहाँ पे जो तीव्रता प्राप्त हो रही है 50 डिग्री पर, उसकी विवर्तन सबसे ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन पुंज जो आ रही है ना, उसकी विवर्तन सबसे ज़्यादा हो रही है, तभी उसकी जो तीव्रता है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ पूरा समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग जो 54 डिग्री पर जो हम लोग 5 कोण निकाले हैं, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी ब्रॉगली के जो सूत्र है उसकी सत्यता स्थापित कर सकते हैं। कैसे स्थापित करेंगे, तो जो हम लोग जो क्रिस्टल वाला जो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें एक ब्रैग समीकरण यूज़ करते हैं, 2D लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा। उससे हम लोग तरंग दैर्घ्य का मान निकालेंगे, और जो डी ब्रॉगली है वो अपना फार्मूला दिया था लैम्डा इक्वल टू h/p, उससे हम लोग क्या करेंगे, तरंग दैर्घ्य का मान निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों मेल खाती है कि नहीं खाती। यदि मेल खाती है तो इसकी ये समझ में आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो एक तरंग की भांति व्यवहार कर रही है। अगर मेल नहीं खाएगी तो वो तरंग की भांति व्यवहार नहीं कर रही है। सिंपल सा यहाँ पे मेथड है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैग समीकरण का यूज़ करते हैं। अब ब्रैग समीकरण का यूज़ करने के लिए तुमको थोड़ा सा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। अभी नहीं है तो तुम डायरेक्ट जो बता रहा हूँ उसको समझ लो, बाकी हम लोग जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो उसमें एक फार्मूला होता है ब्रैग समीकरण का, जो कि होता है लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल के लिए तरंग दैर्घ्य का फार्मूला निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पे डी क्या होता है, डी को बोलते हैं ग्रेटिंग अंतराल। ठीक है, ग्रेटिंग अंतराल क्या होता है उसको देखो थोड़ा। जैसे मान लो एक क्रिस्टल है, ठीक है, आई थिंक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ग्रेटिंग ये क्या हो जाएगा, एक क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल को एक फेज़ हो गया, फलक हो गया। ठीक है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऐसा लाइन होंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये दोनों जो लाइन है ये ग्रेटिंग है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेटिंग का दो ग्रेटिंग है, उसके अंतराल है, इसी को क्या नाम देते हैं, डी नाम देते हैं, ग्रेटिंग अंतराल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा था,
ठीक है, ये कांटपुंज आया, ये क्या हुआ, विवर्तित होकर दूसरा डायरेक्शन में चले गया। तो ये जो कोण बन रहा था इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, फाई नाम दिए थे। जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन पुंज आया, विवर्तित होने के बाद इधर डिटेक्टर के पास चले गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा था इसी को ही हम लोग क्या नाम दिए थे, फाई नाम दिए थे। ठीक है, तो ये जो फाई है उसके बाद ये जो कोण बन रहा है, जो ग्रेटिंग के साथ जो कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला, जो ये दोनों बच रहा है ना, ये पूरा यहाँ तक, इसको बोलते हैं, इन दोनों के योग को, इधर वाले और इधर वाले, इन दोनों को बोलते हैं पृष्ठ सर्पी कोण। तो ये जो थीटा है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं, पृष्ठ सर्पी कोण, या फिर इसी को बोलते हैं ब्रैक्स एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो चूंकि तुम लोग को पता है इधर से जब आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जब जा रही है विवर्तित होकर, तो कितना डिग्री पर मैक्सिमम प्राप्त हो रही है, हम लोग इसी डायग्राम के लिए हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई का मान है वो कितना है, 50 डिग्री है, चूँकि फाई इक्वल टू क्या है, 50 डिग्री। अभी हमको इसका और इसका वैल्यू निकालना है, ये एक थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, मतलब 2 थीटा का वैल्यू होगा ये और ये 2 थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालें, तुम लोग इसको ध्यान से देखो, ये ग्रेटिंग जो दिख रहा है ये क्या है, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, 180 डिग्री का हो रहा है ये। अब 180 डिग्री में ये एक थीटा हो गया, प्लस एक फाई हो गया, प्लस एक थीटा हो गया। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, यही तो 180 डिग्री के बराबर में है ना। तो अब थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, और प्लस फाई का हमारे पास वैल्यू है, फाई का वैल्यू कितना है, 50 है, तो ये 50 में रख दिया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ गया, 130 डिग्री। देन यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू क्या निकाल लूँगा, 130/2 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, बस इतना प्रोसेस को थोड़ा समझ लो, बाकी हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का भी वैल्यू आ गया, डी का भी वैल्यू आ गया, सॉरी डी का वैल्यू नहीं आया ना। तो जो ग्रेटिंग अंतराल है ना, ये जो निकिल क्रिस्टल है, निकिल क्रिस्टल के लिए कौन सा फलक पर लिए थे हम लोग, 111 फेज पे लिए थे। तो इसके लिए एक वैल्यू याद कर लो, 2D इक्वल टू होता है 0.991 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कहाँ से आया, तुमको सॉलिड स्टेट्स में फार्मूला होता है डी के लिए। ठीक है, DHKL करके एक फार्मूला होता है, इससे निकालते हैं। तो एक मिलर एंड डिसेस वाला जो फार्मूला होता है उससे निकालते हैं। तो ये भी तुम लोग को यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्ट जो 2D का मान है ना, उसको तुम लोग डायरेक्ट याद कर लो। 2D का मान कितना होता है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो 2D का भी वैल्यू आ गया, थीटा का भी वैल्यू आ गया, बस लैम्डा का वैल्यू में पुट करना है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2D का मान क्या है, 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन थीटा, तो साइन 65 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, या फिर नहीं निकालोगे तो डायरेक्ट फिर इसका वैल्यू याद रखो कितना होता है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम लोग ब्रैग समीकरण से या क्रिस्टल स्ट्रक्चर से हम लोग तरंग दैर्घ्य का मान निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए अब हम लोग डी ब्रोगली के पास जा रहे हैं। तो डी ब्रोगली से हम लोग लैम्डा का वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्या होता है, H/P, या फिर बोल सकते हो H/mv। अब तुम लोग को ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है, मैं तुमको जब आई थिंक 4th लेक्चर था उसमें डी ब्रोगली वाला जो हम लोग में बताया था बहुत सारा फार्मूला, उसमें एक फार्मूला आया था जिसमें हम लोग क्या किए थे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मानकर हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाले थे, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज माने थे। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें एक ऐसे फार्मूला आया था 2m/Q × V, ऐसा कुछ फार्मूला आया था। Q जो कि चार्ज था, उसको V वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर जो तरंग दैर्घ्य का मान है उसका ये फार्मूला है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m/E × V। जब यहाँ पे पूरा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो जो फार्मूला आया था, आई थिंक वो फार्मूला क्या आया था, 150/V, इस टाइप से फार्मूला आया था। E का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, M का वैल्यू पुट करेंगे, H का वैल्यू पुट करेंगे। H क्या है, प्रांतनितांक है, M क्या है, जो इलेक्ट्रॉन उसका मास है, E क्या है, उसका चार्ज है, 1.6×10⁻⁹ जूल, ऐसा कुछ होता है ना। तो वहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद उसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक्चुअली हमारे पास फार्मूला आया था। ठीक है, मैं वाला जो लेक्चर है उसमें बताया भी हूँ। तो हमको यूज़ करना है ये वाला फार्मूला, कैसे आया यहाँ से निकाल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे मैं जब पुट करूँगा तो चूँकि 150 तो रहने दो, V क्या है, यहाँ पे विभवांतर है। तो विभवांतर हम लोग कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ग्राफ प्राप्त हो रहा है 54 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिख देंगे 54। ठीक है, जब ये रखेंगे, ये किस में था, एंगस्ट्रॉम में था ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं डिवाइड मनी कर रहा हूँ, यहाँ पे तो जो वैल्यू आता है वो आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम।
क्या आया 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाले में तुम देखो यहाँ पे भी वेवलेंथ कितना आ रहा है 1.65 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे वेवलेंथ कितना आ रहा है 1.67 एंगस्ट्रॉम, मतलब लगभग दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ब्रैग के समीकरण से प्राप्त तरंग दैर्घ्य का मान जो डी ब्रॉगली के तरंग दैर्घ्य का मान है उसके बहुत ही समीप है। तो इससे यह प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो है तरंग प्रकृति की पुष्टि कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए वेवलेंथ क्या हो रहा है, एक समान आ रहा है। ये किस रेंज में है, मैंने शुरू में बताया था इलेक्ट्रॉन किस रेंज में बिहेव करता है, तो एक्सरे रीजन में। ठीक है, तो ये किस रीजन में आ रहा है, एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे के लिए जो वेवलेंथ होता है वो 0 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 तो नहीं बोल सकते, 5 एंगस्ट्रॉम मान लो। ठीक है, इस कोटि का जो वेवलेंथ है वो प्राप्त होती है। ठीक है, एक्सरे के लिए तो उसी कोटि का है ये। ठीक है, तो क्या प्रूफ हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो वेव की तरह भांति वेव की तरह यहाँ पे बिहेव कर रही है। तो डेविसन जर्मन ने यही प्रूफ किया था। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो वेव नेचर रखती है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था और ये पूरा तुम्हारा ये टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद इसी से ही आगे बढ़ते हुए एक और टॉपिक आता है जिसमें जेपी थॉमसन है ना, उसने प्रूफ किया था। उसने भी क्या प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन पुंज होती है, उसमें भी वेव नेचर रखती है, वो भी वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो देखेंगे उसमें क्या होता है। और आई थिंक ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। तो पूरे A to Z आपको लिखना है, थ्योरी भी लिखना है, डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ किसके बीच में है वो समझाना है, अलग अलग वोल्ट में ग्राफ बनाना है। उसके बाद जो मैथमेटिकल हम लोग प्रूफ किए, किससे कैसे प्रूफ किए, तो ब्रैग समीकरण से वैल्यू निकाले लैम्डा का, और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उससे भी हम लोग वैल्यू निकाले तरंग दैर्घ्य का। तो दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, लगभग एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है बट इक्वल लगभग आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है या जो मैटर है जो कण की तरह बिहेव कर रही है वो क्या हो रहा है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एन लैम्डा फार्मूला होता है बट हम लोग एन की जगह में क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं पे कुछ डाउट आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट करना कि समझ में आया करके, थैंक यू सो मच करके, और दोस्तों में भी शेयर करना इसको। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।